Namaskar. Hello everyone. You are welcome in the lecture number 2 of the lecture series Principle of Organic Farming, and the today's topic of discussion is characteristics and principles of organic farming. अडप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। तो हम वो सारी पद्धतियां जब हम अपना रहे हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस का इमेजन ना हो, इसका मतलब हमारे क्लाइमेट चेंज की जो प्रक्रिया है उसको उसकी गति को कम करने में सहायक होंगे। हमें सबको अच्छा फूड मिले, प्रोडक्शन प्रोसेस भी सही हो, और किसान को जो पैक करके या कोई कंपनी पैक करके बेच रही है तो कंज्यूमर को भी सही मिले। तो सर्टिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी इसकी करेक्टरिस्टिक है। एजुकेशन और रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण ऐसा हुआ कि इन्वायरमेंट डिग्रेड होता चला गया, तो हमें एजुकेशन मिली, उस पर रिसर्च किया तो अब और नई इनोवेशंस हुई। जैसे हमें ये पता चला कि हम डीएसआर पे जा सकते हैं, हम बायोगैस पे जा सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग पे जा सकते हैं। तो रिसर्च से पता चलता है कि जो हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको हम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्टअप कर सकते हैं। सोशल जस्टिस और फेयर ट्रेड, इसमें एक जो हम समाज है उसके साथ भी जस्टिस कर पाएंगे, और एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा ऐसा मार्केटेबल सिनारियो हम डेवलप कर पाएंगे जिसमें को सही रूप से अच्छा प्रोड्यूस मिले, अच्छे दाम मिले, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। तो इस प्रकार हम सोशल जस्टिस भी करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। अब बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जिसमें पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल एक इंडिविजुअल की हेल्थ से रिलेटेड बात करनी है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को एक इंडिविजुअल मान के काम करना है, जिसमें हमें सोयल की, प्लांट की, एनिमल की, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, सबकी हेल्थ का एक मान के हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। तो इसका मतलब हमारी जो इंडिविजुअल की या कम्युनिटी की हेल्थ है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि वो बायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और बायोटिक फैक्टर्स वो सारे लिविंग बींग्स की जो जीवनचर्या है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको इफेक्ट करती है। उसके बाद क्या होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें सोयल की हेल्थ का ध्यान रखना है। जब सोयल की हेल्थ ठीक रहेगी तो इसका मतलब उस पर जो भी प्रोड्यूस हम सोइंग करेंगे, चाहे सीरियल है, पल्सेज है, फूड है, हॉर्टिकल्चर है, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो उसको खाने वाले जीव जंतु हैं, चाहे वो आदमी है चाहे जानवर है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जब प्रोड्यूस की हेल्थ अच्छी है तो उसकी प्रोसेसिंग के चांसेस बढ़ेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कंजप्शन, तो सबको उसमें से फ़ायदा होगा। तो जो एक इकोसिस्टम होगा वो हेल्थियर होगा, साउंड होगा, कम्युनिटी ओरिएंटेड होगा, और ये सबकी वेलबींग के लिए काम करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोड्यूस करो वो हाई क्वालिटी का हो, हाई हेल्दी हो, उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो या न्यूट्रिशनली वो रिच हो, जिसके से कि जो हेल्थ है उसकी केयर, उसके डिजीज से प्रिवेंट हो सके, रेजिस्टेंस है वो जीव की वो बढ़े। और ये कब होगा? जब हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को अवॉइड करेंगे, एनिमल को ड्रग्स ना देंगे, फूड में एडिटिव्स नहीं डालेंगे जो अपने हेल्थ के लिए एक रिस्क का काम करते हैं। तो हमें ऑर्गेनिक मीन्स के जो प्रोडक्शन टेक्निक है उस पर काम करेंगे, ताकि जो रेजिड्यू है या टॉक्सिटी है उसको हम धीरे धीरे अपने फूड सिस्टम से बाहर लेके जा सकें। और प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ के अंदर हम पूरे इकोसिस्टम का और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के उसके रिलेशन और उसके स्वास्थ्य, उसकी हवा पानी सबको स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। यह है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब जितनी इकोलॉजिकल साइकिल है, चाहे वो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो या वो हमारी फूड साइकिल हो, वो सब की सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो हमें उनके अंदर सारी नेचुरल प्रोसेस, जिसमें डिकम्पोजिशन, जिसमें क्रॉप रोटेशन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन, ये सारे एक साथ काम करें और सब एक दूसरे को नरिश करें और एक दूसरे की हेल्थ को मेंटेन करें, उसके इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखें। तो जो उसका इकोलॉजी है उस एरिया की, या एज ए ग्लोब एज ए होल, वो अच्छे स्वस्थ रहे। तो इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स भी आएंगे, इसके अंदर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, सब इसके साथ इंटर रिलेटेड रहेंगे। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा
वो क्या करेगा, वो फार्मिंग सिस्टम की जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैबिट्स हैं या प्रैक्टिसेज हैं जो सस्टेन करते हैं इन्वायरमेंट को, उनको प्रिजर्व करेंगे। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी वो प्रिजर्व होगी, एग्रीकल्चर की डाइवर्सिटी बढ़ेगी ताकि बहुत प्रकार के फसल उत्पादन उसके अंदर हो सकें और बहुत सारी सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें डेवलप हों। तो ऐसा करके जो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के द्वारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, इकोलॉजिकल को डिटोरेट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो इन्हांस कर सकते हैं इन्वायरमेंट को ब्रॉडर रूप में कि बहुत सारी फूड साइकिल होंगी, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट होगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। इसका मतलब उस जगह का जो लैंडस्केप है वो भी अच्छा रहेगा, क्लाइमेटिक है वो भी, जो माइक्रो क्लाइमेट है वो भी चेंज होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी और एयर की, वाटर की और सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब इकोलॉजी एज एन होल की बात करें तो वो सारे के सारे स्वस्थ रहेगी, वेल रहेगी और उससे जो आउटपुट आएगा वो नरिशमेंट से फुलफिल रहेगा, न्यूट्रिएंट से फुलफिल रहेगा और सबका पोषण अच्छे तरीके से होगा। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब वो बिल्कुल साफ सुथरा कि उसके अंदर कोई लाग लपेट ना हो। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस क्या हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि जितने इंटर रिलेशनशिप्स हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लिविंग बींग्स उस इन्वायरमेंट में जिंदा रहते हैं या जीवन यापन करते हैं, जिनकी हैबिटेट है, उनके अंदर इक्विटी रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहे, जस्टिस रहे और सोशल रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल स्टीवार्डशिप रहे, ताकि जो इन्वायरमेंट, जो सोयल, जो वाटर वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर समान रूप से सबका अधिकार रहे और सबको पोषण से भरपूर और साफ सुथरा क्वालिटी रिच प्रोड्यूस मिले या रिसोर्सेज मिले। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, जो वहाँ से जो फेयरनेस से इक्वल चांसेस होंगे, जस्टिस होगा, तो वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। फूड के ऊपर जो एकाधिकार है वो सबका रहेगा कि सब बराबर रूप से उसमें भागीदारी करेंगे। पॉवर्टी को निजात पाने में हेल्प होगी क्योंकि सफिशिएंट क्वालिटी का हम हाई क्वालिटी हम पैदा करेंगे और उसकी जो मार्केटिंग करके इनकम जनरेट होगी वो भी सबको सामर्थ्यवान बनाएगी। तो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसका प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस उन सारी नेचुरल बिहेवियर्स और वेलबींग्स को साथ लेके चलता है जिससे हम नेचुरल और इन्वायरमेंट रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस यूज कर सकें, उनको यूटिलाइज कर सकें, ताकि जो प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है उसको मैनेज किया जा सके और इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल वे से, ताकि उसके अंदर से इतना जो नेचुरल रिसोर्स है उसका दोहन ना हो कि पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हमें क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से अपने फ्यूचर की जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उनका भविष्य बचा के रख सकेंगे क्योंकि ये इन्वायरमेंट बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम है। इसके अंदर जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसके डिग्रेडेशन के चांसेस कम से कम है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस ये कहता है कि जितना हम यूटिलाइज करते हैं और उसके ऊपर इन्वायरमेंट का हिस्सा इकोलॉजी को हम यूज़ करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सबका लगभग बराबर होना चाहिए, उसका ट्रेड है या मार्केटिंग है वो जीनन तरीके से होनी चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करे, सोयल को डिग्रेड ना करे और उसके एडवर्स सोशल इम्पैक्ट ना आए। तो सबको समान रूप से बढ़ने के, उन्नति करने के बराबर अधिकार हों। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अब है प्रिंसिपल ऑफ केयर। केयर का मतलब देखभाल, कि हम कब कर सकते हैं, जब हम ये ध्यान रखें कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सोयल की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, ताकि अपने आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनका भविष्य एक अच्छे इन्वायरमेंट में हम निर्धारित कर सकें। ये डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रिंसिपल है। डायनेमिक का मतलब चेंज होता रहता है कि जैसे जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होती जाएंगी, जैसे पहले हम ऑर्गेनिक खेती पे थे, फिर इनऑर्गेनिक में आए, अब दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटरनल कंडीशंस चेंज होंगी, जैसे जैसे एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होंगी क्लाइमेटिक कंडीशंस की, वैसे वैसे हम जो न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं जो सब के लिए कारगर हो, सबका ध्यान रखें, आदि जो प्रक्रियाएं हैं उनका चयन करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। जो प्रिंसिपल ऑफ केयर है ये इस बात का ध्यान रखता है कि ऐसी
टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट करने के डिसीजन लिए जाएं जो इंटीग्रेटेड हो, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज हो, जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिसमें ट्रेडिशनल विजडम भी हो, और जो इंडिजिनस नॉलेज है वो उसके अंदर इंक्लूडेड हो, ताकि जो लोकल के नॉलेज है या लोकल अडेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेंस है, वो बढ़ सके, इकोलॉजिकल साउंडनेस बढ़ सके, ताकि वो वहाँ के रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, लोगों के ट्रेडिशंस कस्टम के साथ मैच कर सके, सबका ध्यान रख सके। तो इसलिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोकल एरिया है वहीं के एसेस्ट को, वहीं के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी, तो इकोलॉजिकल साउंडनेस बढ़ेगी, वहाँ की सोशल साउंडनेस बढ़ेगी वहाँ की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो रिस्क भी अवॉइड करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जिनको हम अनप्रिडिक्टेबल होती हैं उनको हम यूज़ नहीं करते इसमें, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोटेक है, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, हार्मोन्स हैं, उनको ये अवॉइड करती है। तो डिसीजन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के होंगे वो केयर को ध्यान में रखे करेंगे कि किसी को नुकसान ना हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, सबका पार्टिसिपेशन हो, और उससे ट्रेडिशंस कस्टम झलकते हो, वैल्यूज झलकती हो, और जो हमारा स्टेक होल्डर है, कंज्यूमर है, उसके नीड को इफेक्ट ना करे, उसकी हेल्थ को इफेक्ट ना करे। तो प्रिंसिपल ऑफ केयर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का चौथा प्रिंसिपल है। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इम्प्रूव्ड सॉइल कंडीशंस। हम जानते हैं सॉइल की कंडीशन जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें ख़राब हुई है, क्योंकि ज़्यादा इनपुट्स का, सिंथेटिक इनपुट का यूज हुआ, ऑर्गेनिक इनपुट का कम हुआ, तो सॉइल की कंडीशंस ख़राब हुई। तो इसके कारण सॉइल के फिजिकल और सॉइल की केमिकल दोनों जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको नुकसान हुआ। अब जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएंगे तो सॉइल की फिजिकल कंडीशन बढ़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, ह्यूमस बढ़ेगी, एग्रीगेट्स बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, परकोलेशन बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगी। तो सॉइल के साथ साथ पीएच भी चेंज हो जाएगी। जो पीएच है वो बफर होने से, बफरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो मेंटेन रहे, इसका मतलब आप पीएच में चेंज नहीं कर सकते। तो सॉइल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी कि जब ऑर्गेनिक बाइंडिंग साइट नहीं थी तो सॉइल की जो एक्टिव साइट थी वहाँ न्यूट्रिएंट्स बाइंड हो जाते थे, लेकिन जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो इमोबाइल को मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल सॉल्यूशन में है उसके अंदर वो रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे जो प्लांट्स के लिए है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगी, कॉस्ट की रिडक्शन बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप मॉडर्न एग्रीकल्चर पे जाओगे कॉस्ट इंसेंटिव है, और जब आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जाओगे इसका मतलब जो आपके फार्म का वेस्ट है आप उसको ही डिकम्पोज करोगे, इनरिच करोगे, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ के वहाँ मिल जाए, और जो आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम हो जाए। तो इससे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो घटेगी, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। और जब आप बाहर से सिंथेटिक फर्टिलाइज़र लेके नहीं आओगे तो इसका मतलब आपका फूड भी हेल्दियर रहेगा, क्योंकि सारा जो भी उसको न्यूट्रिएंट गया है वो ऑर्गेनिक इनपुट से गया है। तो सॉइल की फिजिकल कंडीशंस ठीक रहेंगी, हेल्थ ठीक रहेगी, इसका मतलब टॉक्सिटी रिड्यूस होगी, तो आपका जो फूड मटेरियल है वो स्वस्थ रहेगा, वो बैलेंस डाइट का हिस्सा बनेगा। और ऐसा करने से हमारे केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंसी घट जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट का जो रिसाइकलिंग होगा या न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट होगा वो इंटीग्रेटेड होगा, वो क्रॉप रोटेशन से होगा, डीप रूटेड से क्रॉप, सैलो रूटेड क्रॉप्स की अल्टरनेट सोइंग से होगा, क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन से होगा, इंटरक्रॉपिंग से होगा, रेजिडू मल्चिंग से होगा, सॉइल सोलराइजेशन से होगा, वर्मी कंपोस्ट से होगा, FIM से होगा, इनरिच्ड मैन्योर से होगा। तो उस तरीके से होगा तो हमें बाहर से जो हमारी केमिकल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, और जब आपका प्रोड्यूस ही बहुत हेल्दियर होगा तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेंगी, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी आजकल धीरे धीरे बढ़ रही है, तो लोग अच्छा खाना खाना पसंद करेंगे, तो उस हेल्दियर फूड के लिए वो ज़्यादा कॉस्ट देने के लिए भी तैयार है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी कि किसान को ज़्यादा उसकी आय मिलेगी। और जब आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी सोयल ठीक है, आप ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीज नहीं कर रहे, उससे ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन नहीं हो रही, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन नहीं हो रहा, आप नदियों नालों में इंडस्ट्री का ज़्यादा वेस्ट नहीं जा रहे, तो सारा का सारा इकोसिस्टम, सोयल का सिस्टम, वाटर का सिस्टम और एयर का सिस्टम है, सारा इकट्ठा ठीक होता चला जाएगा। तो इससे हमारे इकोसिस्टम को बेनिफिट्स होंगे। तो
डिसएडवांटेज थोड़े से ऑर्गेनिक फार्मिंग में हैं जो इसके एडोप्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करें। स्मॉल होल्डिंग साइज, छोटी जमींदारी कास्ट है तो उसके अंदर ज़्यादा उसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि बहुत कुछ उसकी लैंड होल्डिंग साइज पर या प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, सर्टिफिकेशन की जानकारी नहीं है, मार्केटिंग की जानकारी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज कम है, ट्रांजिशन पीरियड है वो लंबा है, 2-3 साल का है, तो 2-3 साल तक वेट करने का जो केवल जमींदारी सिस्टम पर जिंदा है या खेती पर निर्भर है उसके लिए ट्रांजिशन पीरियड को यूँ ही निकाल देना थोड़ा सा मुश्किल है। लैक ऑफ कोऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में कोऑपरेशन का थोड़ा सा भी गैप है, जिसको जो वाइड गैप है उसको हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ से, नॉलेज से, रिसर्च से हम उसको कम कर सकते हैं। दूसरा, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं उनकी यील्ड घट जाती है क्योंकि रिक्वायरमेंट न्यूट्रेंट की ज़्यादा होती है, तो हमें लोकल, रीजनल या हाइड्रोटाइप्स पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका कम्पिटिटिव यूज़ है कि एक ही चीज़ है, जैसे उसको यूज करने के लिए बहुत सारी हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं जो कॉस्टली अफेयर्स हो जाता है। क्रॉप का बर्निंग है कि रेजिड्यू को बर्न कर देते हैं, उसके कारण तो रेजिड्यू तो गया ही गया, वेस्ट हो ही गया, बाकी जो ऊपर की जो प्रोडक्टिव लेयर थी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वोलेटाइल भी होके लॉस हो जाते हैं गर्मी के कारण, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर जाते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, अब किसान बाहर सही मेथड से न करके सीधा खुले में जब मैंने उसको डालता उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देता है तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो डिग्रेड नहीं होता, ना उसके अंदर से वो डिकम्पोज होता है, और ना इसमें वीड के, इंसेक्ट पेस्ट के जो इनोकुलम्स होते हैं या सीड होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, वो आगे जाके फसल के लिए हानिकारक होते हैं। हैंडलिंग बुल्किनस, बहुत सारा खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना सारा एरिया स्टोर करने का और उसको वहाँ से शिफ्ट करके ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है, तो किसान के लिए थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, पैथोजन, सीवेज और स्लजीज आते हैं उसमें पैथोजन है तो उसको ट्रीट करके और फिर उसको अप्लाई करना भी कॉस्टली अफेयर है। और जो कंटामिनेशन है, सिटी गार्बेज आता है, उसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं, तो वो भी हमारे जो सोयल की और जो प्रोड्यूस है उसकी हेल्थ को ख़राब करता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं वो कम है, तो बहुत से ऐसे बायो कंट्रोल रीजन स्पेसिफिक भी हैं, लोकेलिटी स्पेसिफिक, क्रॉप स्पेसिफिक भी हैं, तो हमारे पास कम ऐसे तरीके हैं जिससे हम इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, मार्केट के चैलेंज है। अगर आपने प्रोड्यूस भी कर लिया, छोटे ज़मींदार हैं, तो बेचने के लिए आपको शहर की तरफ मूव करना पड़ेगा, और छोटा सा या थोड़ी संख्या की क्वांटिटी लेके आप जाते हो तो आपकी कॉस्ट वहाँ से निकलती नहीं है, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और इंडस्ट्री का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप किसान ने ऑर्गेनिक उगाया है या उसने जर्नल इंटेंसिव कल्टीवेशन से, मॉडर्न प्रैक्टिसेस से खेती की है, मंडी में भाव तो एक जैसा मिलता है, तो इंडस्ट्री का इंटरेस्ट भी नहीं है, जो एक बड़ा अडोप्शन में एक रोड़ा बन के खड़ा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो हम इन सारे जो ड्रॉबैक्स हैं इनको अगर काम करके धीरे धीरे रिमूव करेंगे तब ऑर्गेनिक खेती का अडोप्शन बढ़ेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके हम क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड दे सकते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड चला रहा है मॉडर्न एग्रीकल्चर का, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज का आना, क्लाइमेट का चेंज होना, हेल्थ सोयल की, इन्वायरमेंट की और ह्यूमन बींग्स की सबकी खराब होना, इकोलॉजिकल बैलेंस का डिस्टर्ब होना, तो इन चीज़ों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम कोप अप कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, जिससे सोयल की कंडीशंस इम्प्रूव होंगी, सोयल की हेल्थ इम्प्रूव होगी, प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा, फूड जो प्रोड्यूस होगा वो अच्छी क्वालिटी होगा, हेल्दियर होगा, न्यूट्रिएंट रिच होगा, इन्वायरमेंट के बेनिफिट होंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनको हम कोप अप कर पाएंगे। अब जो सरकार ने अपनी पॉलिसीज से, अपने स्कीम से स्मॉल साइज फार्मर्स हैं या मीडियम साइज फार्मर हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके एडोप्शन करने वाले किसानों को सब्सिडीज या फाइनेंशियल हेल्प करके भी हम इसके एडोप्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन का प्रोडक्शन, उनकी हेल्थ, नेचुरल रिसोर्स का प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, उसको प्रमोट कर सकते हैं।
कुछ खाली सा है मन मर्तबान की तरह, अपने ही घर में रहता हूँ मैं मेहमान की तरह। वो तेरी यादें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं, फिर तेरी यादें सताती हैं मुझे किसी घाव की तरह। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस लेक्चर सीरीज में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।